हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल राजपुत्र दुबेज क्लासरूम। और आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, हमारे सामने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में क्लासिफिकेशन किया हुआ है एलिमेंट्स का। इस क्लासिफिकेशन से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी थ्योरी दी अकॉर्डिंग टू देयर एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसका फॉर्मेशन 1913 में हेनरी मोसले ने बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर से एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में रखा। तो ये एटॉमिक नंबर से पहले जो इनका क्लासिफिकेशन था वो अलग अलग तरीके से था। तो हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि इनको क्लासिफाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने डेली लाइफ की बात करें, जैसे कि आप लाइब्रेरी कभी गए होंगे, कॉलेज में कभी स्कूल में भी, वहाँ पे बहुत सारी बुक होती हैं लोअर क्लास की, हायर क्लास की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं। या भी कॉलेजेस में आप देखे होंगे तो डिग्री कॉलेजेस के बच्चे भी रहते हैं, जूनियर कॉलेज के बच्चे भी रहते हैं, हाँ हायर स्टडी के भी रहते हैं। तो वहाँ पे हर एक बुक को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अच्छे से रखा होता है। एक कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं उसके, प्रॉपरली उनको उसी जगह पे रखा होता है, जिससे हमको अगर केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है 12th की या तो 11th की, तो हम उसे आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं। अब उसी बुक को, जैसे वहाँ पे बहुत सारे बुक होंगे, लाखों बुक पड़ी होंगी, और उनको हम लोग रैंडमली कैसे ही फेंक दें, फिर तुमको ढूंढना बोला जाए तो आप क्या करोगे? उसे ढूंढने में 1 दिन 2 घंटे, मतलब कितना भी टाइम लग सकता है, कुछ हम लोग उसका लिमिट बोल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारा बुक होता है लाइब्रेरी में, उनको ढूंढना, उसमें केमिस्ट्री ढूंढना, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट हो जाता है। इसी तरह जब डिस्कवरी हो रही थी एलिमेंट्स की स्टार्टिंग में, उस टाइम तो एलिमेंट्स कम थे, बट जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, डिस्कवरी बढ़ती गई, एलिमेंट्स काफ़ी हो गए, तो उन्हें क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो सेम प्रॉपर्टी शो करते थे, कुछ अलग एलिमेंट से भी, तो उनको एक साथ रखना इंपॉर्टेंट हो गया था, जिससे हमको उनकी स्टडी करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो मैं बात करता हूँ, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री से। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए हमारे, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था लेवेसियर। उन्होंने उस टाइम पे 33 एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर ली थी। उन्होंने उसकी डिस्कवरी तो नहीं की थी, इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद उन्होंने उन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू मेटल, नॉन मेटल और गैसेस के अकॉर्डिंग। ओके, इन 1789 में, और टाइम बीतता गया। उसके बाद आए नए साइंटिस्ट जो हैं जर्मन के। इन 1829 में उन्होंने प्रपोज किया लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स आपने लोअर क्लास में पढ़ा ही है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर हेलोजन फैमिली की बात करें, ऐसे बहुत सारे आपको नेट में मिल जाएंगे इसके ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। जैसे कि हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो मिडल वाला जो एटम रहेगा, एलिमेंट्स रहेगा, उसका जो मास नंबर रहेगा, उसका मास नंबर निकालना है तो साइड वाले जो है क्लोरीन और आयोडीन का जो हमारा मास नंबर, उनको एवरेज निकाल के निकाला जाए तो बीच वाले का आ जाता है। ऐसे ही करके डोबेनाना ने ट्राइड्स बनाया वो, और सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो पाया, कुछ हद तक वो अप्लाई हो पाया, इसलिए ये फेल हो गया। फिर आगे आगे बात कर लेते हैं हम और दूसरे साइंटिस्ट की, जिनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स। जॉन न्यूलैंड्स जो हैं, ये ब्रिटिश केमिस्ट हैं। इन्होंने 1866 में एलिमेंट्स को रखा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को मैं बता देना चाहता हूँ, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास नंबर बोलते हैं, इन्हीं को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर। उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। उन्होंने पाया कि जॉन न्यूलैंड्स ने पाया कि एलिमेंट्स को अगर ऐसा उन्होंने एक रूल बनाया ऑटक्लेव्स का कि हर एक एलिमेंट में अगर +7 एलिमेंट्स और जोड़ दिया जाए तो 8वां जो एलिमेंट होगा, आफ्टर 7 एलिमेंट्स के बाद 8वां एलिमेंट जो होगा वो फिर से सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे यहाँ देखा जाए, फॉर एग्जांपल लिथियम। लिथियम के बाद अगर काउंट करें, लिथियम के बाद 1, बेरिलियम, बोरॉन 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6 और नियॉन
7 के बाद 8वां एलिमेंट जो सोडियम है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला जो लिथियम की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सोडियम की भी होगी, पर ये आगे जाके और एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाया, सिर्फ 2 रॉ के लिए ही अप्लीकेबल हो गया, 2 पीरियड के लिए अप्लीकेबल हो पाया। तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की एलिमेंट को क्लासीफाई करने की, तो भी इन्होंने थोड़ी कोशिश की, उसका फ़ायदा आगे मिला। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स हैं, इसके बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बट आगे एलिमेंट्स के बारे में ऐसा बताया नहीं कि आगे जाके 18 प्लस करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे कौन से, मेंडलीव इन 1869 में। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बताने देना चाहता हूँ आपको, इन 1869 में। उस टाइम पे अब देखा जाए तो उस टाइम पे जो एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी थी जब मेंडलीव आए, तो 63 एलिमेंट्स थे अप्रॉक्सीमेटली। उस टाइम कितने एलिमेंट्स आ चुके थे जिनकी रिसर्च हो चुकी थी, 63 एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग किया, उन्होंने भी ऑन द बेसिस ऑफ मास नंबर के अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। उनका जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट किया 63 एलिमेंट्स का इन हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम, तब जाके वहाँ से कहानी बनी हॉरिजॉन्टल रोज की एंड वर्टिकल कॉलम्स की। इन्हीं हॉरिजॉन्टल रो को बाद में नंबर ऑफ पीरियड्स बता दिया गया और वर्टिकल कॉलम्स को कॉलम्स बोल दिया गया। तो इनका ज़रा हम लोग देख लेते हैं हेनरी की खासियत क्या थी, वो भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो मैं अगर बताऊं यहाँ पे, वैसे यूज तो नहीं आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये जो है ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। इसको मैं अगर बताऊं तो यहाँ देख सकते हैं जो नोबल गैसेस थे उसको 0 ग्रुप बोला गया था, यहाँ देख सकते हैं आप कम्प्लीटली। और इनके ग्रुप में कितने हैं, टोटल 8 ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है कॉलम्स का, 8 कॉलम्स इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उस टाइम पे इनकी जो एडवांटेज थे वो देख सकते हैं, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को इन हॉरिजॉन्टल ये लाइंस हो गई और ये वर्टिकल कॉलम्स हो गए, ऐसा अरेंजमेंट किया था। वो बिलीव करते थे कि इनकी सभी प्रॉपर्टी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगी, जो वर्टिकल लाइंस में आएंगी, उनकी सभी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी और काफ़ी हद तक सिमिलर भी थी आगे भी जाके। और फिर उन्होंने 2 एलिमेंट्स गैलियम और जर्मेनियम इनकी जगह खाली छोड़ दी थी, और बाद में डिस्कवरी बोला इन्होंने कि ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे जो कि इनकी प्रॉपर्टी, जो इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी बताई वही प्रॉपर्टी गैलियम और जर्मेनियम की आई। मतलब इनकी डिस्कवरी उस टाइम पे नहीं हुई थी, इन्होंने गैलियम और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी पहले ही बोला यहाँ पे कि ऐसा एलिमेंट कोई आएगा जिसकी ये सब प्रॉपर्टी होंगी, बाद में गैलियम और जर्मेनियम आया। अब इनकी बात कर लें, कुछ लिमिटेशन भी थे जिसकी वजह से हेनरी मोसले ने आगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाना पड़ा। तो इसकी लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उस टाइम पे इन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में नहीं बताया था। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड, क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो उनको पता ही नहीं चला था कि आइसोटॉप होता क्या है। आइसोटॉप्स के बारे में आगे मैं बताऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। आइसोटॉप्स होता क्या है, एक ही एलिमेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं जिनका मास नंबर अलग होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट उसका मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है, उसी को आइसोटॉप्स बोलते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नॉलेज बोल दिया। अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया जाए तो कार्बन का यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल होगा। कार्बन के 3 टाइप के आइसोटॉप्स पाए गए। कार्बन 12 जिसका एक का मास नंबर 12 था, एक का मास नंबर 13 था, एक का मास नंबर 14 था। ये मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से होते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के पा गए। तो उन्होंने सोचा अगर 13 को कार्बन के बाद यहाँ पे जगह कैसे छोड़ी जाए, यहाँ पे उनके पास जगह तो थी नहीं, क्लासीफाई नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे डिस्कवरी भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने प्रॉपर इसका स्टेटमेंट नहीं दिया कि मतलब और भी इसके हो सकते हैं आइसोटॉप्स की, नहीं हो सकते क्योंकि डिस्कवरी भी उस टाइम पे नहीं हुई थी। तो एक यहाँ पे एक ड्रॉबैक्स हो सकता है, डिस्कवरी नहीं तो उनको क्या पता चलेगा। दूसरा, इन्होंने रॉन्ग ऑर्डर ऑफ मास नंबर रखा, ठीक है ना। इन्होंने देखा, इन्होंने उस टाइम पे पता कर लिया था कि इसका देखा जाए 2 एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कोबाल्ट और निकल। अब देखोगे तो कोबाल्ट का मास नंबर यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है जबकि निकल का थोड़ा कम है। तभी भी इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकल को बाद में रखा। अब ये इन्होंने अरेंजमेंट किया था अकॉर्डिंग टू मास नंबर के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखे तो पहले कोबाल्ट ही आता है और बाद में निकल आता है, ठीक है ना। तो ये इन्होंने समझ नहीं पाया कि ऐसा उन्होंने रखा, आगे रख दिया, थोड़ा सेकेंडली रख रहे थे, सब कुछ को रखा, मोस्टली इन्होंने
कोबाल्ट को पहले लग दिया और बाद में निकल को। इन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ वही डिस्कशन ही नहीं किया कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही हम लोग सेकेंडरी एलिमेंट्स को रखना चाहिए। फिर इन्होंने नंबर ऑफ, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन की प्रॉपर जगह नहीं बता पाई। हाइड्रोजन वॉज नॉट असाइंड करेक्ट पोजिशन, क्योंकि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी मेटल के अकॉर्डिंग थी, ये ग्रुप नंबर 1 जो दिख रहा है इससे जैसे दिख रही थी, और कुछ प्रॉपर्टी हेलोजन आइटम जैसी की दिख रही थी। उस टाइम पे हेलोजन आइटम को ग्रुप 7 पे रखा गया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दोनों प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी लुक लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के अकॉर्डिंग थी जो कि मेटल हैं, और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल जैसी शो हो रही थी हाइड्रोजन की, तो उन्होंने प्रॉपर्ली इसके बारे में बताया नहीं था, ऊपर ऐसे रख दिया था इन्होंने। तो ये थी कुछ ड्रॉबैक्स ऑफ द मेडल्यूज। इसके बाद आए साइंटिस्ट जिनका नाम है हेनरी मोसले। हेनरी मोसले भी एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने बाद में 1913 में इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक मास ना होके एटॉमिक नंबर है। इसलिए इन्होंने शो किया इन 1913 he showed that the atomic number of the elements is the more fundamental property, not a mass number। मतलब उन्होंने बोला एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो। इसलिए उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया। उस टाइम पे उन्होंने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, उन्होंने एक्सरे को पास करवाया हर एक आइटम से। एक्सरे एक्सपेरिमेंट की मदद से हर एक एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट की, और उस फ्रिक्वेंसी का यूज करके उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। उन्होंने एक इस टाइप का ग्राफ प्लॉट किया जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। हेनरी मोसले ने बोला कि मैं एक्सपेरिमेंट तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो ग्राफ मिल रहा है हमको फ्रिक्वेंसी का रूट ले लो। जैसे भी उन्होंने किया, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे रखा वाई पे, और मास नंबर रखा। पहले मास नंबर रखा, मास नंबर बोलो तो एटॉमिक मास बोलो, एक ही चीज़ है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर या भी एटॉमिक मास बोल लो। इसका ग्राफ बनाया तो यहाँ पे क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा, मतलब जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी हर एक एलिमेंट्स की, वैसे वैसे मास नंबर का यहाँ पे एक स्ट्रेट ग्राफ नहीं बन रहा था। तो उन्होंने ऐसा पाया कि इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो उन्होंने फिर दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया जो था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो कि न्यूक्लियस में होता है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रोटॉन्स का नंबर रखा, यहाँ फ्रिक्वेंसी रखा। तो उन्होंने पाया जो ग्राफ था, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे एटॉमिक नंबर भी एक स्ट्रेट लाइन, एक स्मूथ कर्व दे रहा था, सॉरी एक स्मूथ लाइन दे रहा था, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना रहा था। जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये फाइंड आउट किया कि एटॉमिक मास इज नॉट अ प्रॉपर प्रॉपर्टी टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स। उन्होंने तब जाके बोला कि एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स दैन इट्स एटॉमिक मास। क्लियर है, ये उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। और आगे जाके उन्होंने फिर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और उन्होंने एक मोसले लॉ भी बनाया, हेनरी मोसले लॉ बनाया उन्होंने अपने नाम पे, या फिर उसको बाद में मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, लॉ बोल सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाया उन्होंने। इसमें बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है ना, इस लॉ की यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में जो हमारे पास था पहले से ही। वेट, हाँ ये देखो, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात कर लेते हैं और थोड़ा डिटेल में। तो इस पीरियोडिक टेबल में 3 टाइप के एलिमेंट्स एक्चुअली हैं जिनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक होता है मेटल, आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो मेटल हैं वो आपके ये ग्रुप वाले हैं। इस 2 कॉलम जो दिख रहे हैं यहाँ पे ये मेटल हैं हमारे, ये बीच वाले जो दिख रहे हैं ये भी मेटल हैं, और ये साइड वाले जो हैं ये नॉन मेटल हैं। नीचे भी जो है सब मेटल है, मतलब मोस्टली जो है यहाँ पे एलिमेंट्स वो हैं 78% यहाँ पे क्या मेटल ही हैं। और नॉन मेटल की बात करें तो बहुत कम नॉन मेटल्स यहाँ पे आते हैं। अब मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड जो होता है उसका मतलब उसमें जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है।
तो यहाँ पे मैं मेटलॉइड की बात करूँ तो मेटलॉइड को एक प्रॉपर डिफिनीशन नहीं दिया गया। देयर इज नो स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ टू डिफाइन मेटलॉइड्स एंड नो कंप्लीट एग्रीमेंट्स ऑन विच एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स। तो यहाँ पे जो 6 मेजरली जो आप देख सकते हो नेट पे, जो 6 मेटल हैं, 6 मेटलॉइड जो हैं विच आर कॉमनली रिकोगनाइज्ड मेटलॉइड्स, मैं बोल सकता हूँ उनको कॉमनली रिकोगनाइज्ड मेटलॉइड्स बोल सकता हूँ। उनको मैं बता दूँ तो पहला है बोरॉन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा जर्मेनियम, चौथा आर्सेनिक, पांचवा एंटीमनी एंड 6 है टेलुरियम। इनके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं, 5 और एलिमेंट्स हैं जो फ्रिक्वेंटली बहुत ही कम लेस फ्रिक्वेंटली मेटलॉइड्स बोल सकते हैं, बट क्योंकि आपको पता है प्रॉपर मेटलॉइड का डिफिनीशन नहीं है तो यहाँ पे लेस फ्रिक्वेंटली मेटलॉइड्स का में आता है नाम कार्बन का, एल्युमिनियम का, सेलेनियम का, पोलोनियम का और एस्टाटाइन का। तो 6 जो हैं जो रिकोगनाइज हो चुके हैं जो कि एक्चुअल में मेटलॉइड्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। ठीक है ना। तो उसके अलावा जितना भी है, अब यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो 2 कॉलम इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसके बाद के जो 10 कॉलम यहाँ पे हैं बीच के ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो हैं इनको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फ्रॉम यहाँ पे 12 to 18 जो है वो हमारे क्या हैं, 13 to 18 जो हैं वो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फ्रॉम 3 to 12 जो हैं ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और ये हमारे 2 कॉलम जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब ये नीचे जो दिया हुआ है लिस्ट, ये टोटल 14 एलिमेंट्स का लिस्ट दिया हुआ है। इन सभी की प्रॉपर्टी लेंथेनम जैसी होती है, फर्स्ट जो रो दिख रहा है, और दूसरा जो रो दिया हुआ वो एक्टिनियम है। उन वैसी प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स की है, ये सभी मेटल्स हैं। अब इसको हम लोग कैसे क्लासीफाई किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्यों बोला गया है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है यहाँ पे वो रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा है तब वहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसका नाम एस पड़ा, इसका नाम पी पड़ा, इसका डी और इसका एफ, इनका पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ बताया है। तो भी अगर मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसे, अभी जो वीडियो बनाऊँगा इसके बाद उसमें भी आपको बताने वाला हूँ कैसे इनका नाम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक पड़ा और इनको और क्या नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक समरी टाइप का बना कर रखा है, स्केच डायग्राम बना कर रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब क्या है, तुम्हारे 1 to 7 हमारे पीरियड्स हैं और फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम एस ब्लॉक है। फ्रॉम 3rd to 12 हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। उसके बाद 13 to 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और नीचे हमारा आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि स्टार्ट होता है 58 से 71 फर्स्ट रो एंड सेकेंड स्टार्ट होता है 90 to 103 जिनको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। क्यों एक्टिनॉइड्स बोलते हैं? एक्टिनियम का मास जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है। इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो होती है, सभी की प्रॉपर्टी एक्टिनियम जैसी फाइंड आउट होती है बाय एक्सपेरिमेंटली। तो इन सभी को एक्टिनॉइड्स बोल दिया, उसकी फैमिली हो गई। और लैंथेनम एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर है 57। 58 से लेकर 71 जितने भी इसमें एलिमेंट्स आएंगे, मेटल्स आएंगे, सभी की प्रॉपर्टी लुक लाइक सिमिलर विथ मोस्टली सिमिलर विथ लैंथेनम, तो इनको लैंथेनॉइड्स बोला गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटी सी कॉमन सी बात जो है यहाँ पे, इसका बहुत सा डिटेल इन्फॉर्मेशन है, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी बुक में लिखा होगा, अभी न्यू वाली बुक में लिखा है कि नहीं लिखा है वो नहीं पता, बट आप देख सकते हो पहले जो की बुक में आप देखोगे, रेफ़र करोगे तो जो 100 के ऊपर एलिमेंट्स हुआ करते थे, 100 के ऊपर एलिमेंट्स हुआ करते थे 101 से लेकर 108 तक, उस टाइम पे उनका नेमिंग डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया था कि एक ही एलिमेंट के ऊपर 2 साइंटिस्टों ने क्लेम कर दिया था। एक ही टाइम पे 2 साइंटिस्टों ने क्लेम कर दिया था। उस एलिमेंट का नाम बताऊं, नाम तो नहीं बताऊंगा बट उसका मैं एटॉमिक नंबर बता देता हूं। वो एटॉमिक नंबर है उसका 104। 104 एलिमेंट्स का
जो डिस्कवरी हुई थी, एक ही टाइम पे 2 साइंटिस्टों ने क्लेम किया कि मैंने डिस्कवर किया है। एक था अमेरिकन साइंटिस्ट, दूसरा था सोवियत साइंटिस्ट। उन्होंने अपना अपना क्लेम किया कि ये एलिमेंट है। तो उस टाइम पे ऐसा जब होता था तो बहुत टाइम तक एलिमेंट प्रॉपरली उसका जब प्रूफ ना हो जाए, उस टाइम तक उसका नाम कैसे किया जाए, उस एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे दिया जाए टेम्परेरी बेसिस पे, तो उसके लिए यहाँ पे नोटेशन दिया गया। वहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, नोटेशन दिया गया। नोटेशन फॉर द आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। साइंटिस्ट लोगों ने एक रूल बनाया, वो रूल आपके सामने मैं लिख यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बोला है 101 से लेकर 118 एलिमेंट की जब उनके नेमिंग में प्रॉपर क्लेम नहीं हुआ था किसी एक साइंटिस्ट का, तो उस टाइम पे इनकी नेमिंग को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया था, लिखा गया था। फॉर एग्जांपल 104 ले लेते हैं हम लोग। 104 में समझो 2 साइंटिस्ट, कौन सा, एक अमेरिकन है एक सोवियत है, जबकि इनमें सोल्यूशन ना निकले कि किस कंट्री ने प्रॉपर्ली इसका नाम दिया है। वो अपना ये जो एलिमेंट्स का नाम था अपने कंट्री के नाम पे, उनके नाम पे, जबकि किसी और चीज़ों के नाम पे भी रख सकते थे, ऐसा उस टाइम पे था। तो अपना अपना क्लेम कर रहे थे कि मैंने किया है। तब जाके आईयूपैक नोमेनक्लेचर ने, साइंटिस्ट लोग के ग्रुप ने ये लिस्ट बनाया कि प्रॉपर नेम आने से पहले तक जो नेमिंग रहेगा वो एलिमेंट्स का कुछ ऐसा रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट हैं। 1 के लिए क्या है, अन है, तो 1 के लिए यहाँ पे अन लिख दिया। 0 के लिए नील आएगा और 4 के लिए आएगा हमारा क्वाड, तो ये लिखेंगे नील क्वाड। और लास्ट में सफिक्स लगाते हैं ईएम, लास्ट में सफिक्स लगाते हैं ईएम, तो इसका नाम क्या हो गया, अनिल क्वाडियम, अनिल क्वाडियम हो जाएगा। और एग्जांपल लें 118 ले लेते हैं, तो उसका अन को बोलते हैं 1, अन आएगा, फिर अन आएगा, एक के लिए अन, दूसरे के लिए अन हो गया। 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट होता है, अन ऑक्टियम, अनन ऑक्टियम नाम हो गया। जब तक इसका प्रॉपर नेम ना आए उसके पहले इन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन नेमिंग दिया था एलिमेंट्स का। और अगर देखा जाए नील के लिए सिंबल है एन, इन सब का सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो, सबके लिए मैंने लिख रखा है। तो 101 एलिमेंट से लेकर 118 एलिमेंट्स का नेमिंग आने से पहले जो नेमिंग किया गया था वो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटेशन किया गया उन डिजिट के अकॉर्डिंग। 104 है तो अन नील क्वाडियम, अगर 118 है तो अन ऑक्टियम, समझे ना। इसको हम लिखा जाए शॉर्टकट में तो आप देख सकते हो बहुत सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो कहीं कहीं लिखा होगा। इसके लिए हम लोग ये अन के लिए क्या यू होता है, नील के लिए एन होता है और क्वाड के लिए क्यू होता है, तो उसको ऐसा सिम्बलिकली लिख सकते हैं। 108 को क्या लिखेंगे, यू और 8 को क्यू, सॉरी 8 को ओ आएगा, यू आएगा। ये सिंबल इसके लिए बन जाता है और इसके लिए ये सिंबल बन जाता है, ये देखो 104 के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जब एलिमेंट्स का प्रॉपर नेम नहीं आया था 101 से लेकर 118 तक, तब उनको कुछ इस तरह से नेमिंग किया गया था। अब आपको पता चल गया है कि सबका नेमिंग आ गया है, सबका नोमेनक्लेचर पता चल गया है हर एक का। यहाँ पे सबका नेम भी दिया, आपको देख सकते हो लिस्ट में, यहाँ पे सभी का नेमिंग दे दिया है। अब सर्च करोगे हर एक का नेम आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये रही बात आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब इसका और डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में तो बता दिया मैंने, चलो ठीक है, मेटल के बारे में बता दिया। और अच्छे से क्लासीफाई करेंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कैसे आता है। हम लोग हर एक एलिमेंट्स का लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ब्लॉक और नंबर ऑफ कॉलम पता चल जाएगा, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए सबसे जो मेन रोल यहाँ पे है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में आइए विद प्रॉपर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने वीडियो बना रखा है अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल्स, मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप जाके देखिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, टेक केयर।